खान सारी माफिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया, जिसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। कभी आप कहते हैं हुकूमत इधर गई, कभी उधर गई। तो राइट लेफ्ट देख लें जरा, क्योंकि चोरों की लिस्ट बड़ी है, सिर्फ राइट लेफ्ट नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा सामने भी देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा। EVM, इंटरनेट वोटिंग, ये सब इसलिए है कि इमरान खान जानता है इसको इलेक्शन में एक तारीखी मार पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, PDM की तरफ से अब फैसला कुन तहरीक जो है वो दिसंबर में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उसमें लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला हो गया है और दिसंबर में अब PDM जो है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। लेकिन सबसे अहम सवाल के पहले भी बड़े बड़े दावे किए गए कि आर होगा या पार होगा, लेकिन इस मरतबा क्या PDM हुकूमत गिरा पाएगी जो उनका टारगेट है, या फिर इस मरतबा भी खुद PDM को ही दोबारा हजीमत का सामना करना पड़ेगा? चूँकि जिस तरह की नाइतफाकी से पहले PDM के रैंक्स में नजर आई है, अब तक वो खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सके, लेकिन उससे पहले क्या वो पीपल्स पार्टी को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? और नाज़रीन, नवंबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, बहुत सारी हैपनिंग्स होनी है इस महीने के अंदर। तो क्या ये महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए सितमगर बन पाएगा या नहीं? और नाज़रीन, डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पर अगर बात की जाए तो जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उस पर नून लीग की तरफ से दो मुतालबे सामने आए हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है, जबकि पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की जो है दरख्वास्त की और अदालत से कहा है कि अज खुद नोटिस लिया जाए गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने साजिश की, आइन तोड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए। क्या ऐसा हो पाएगा? और नाजरीन, हम बात करेंगे कदम TLP के हवाले से कि TLP पर पाबंदियाँ तो ख़त्म हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी 70% से ज़्यादा उन पर अमल दरामद भी हो चुका। लेकिन वज़ीराबाद के अंदर वो लोग बैठे हैं, अभी भी उनका धरना जारी है। वो कह रहे हैं कि जब तक साद रिजवी को रिहा नहीं करते धरना यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। तो वो TLP जो गवर्नमेंट को कह रही है कि हम पुरतशद्दुद तहरीकें नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, गवर्नमेंट इसलिए उनके ऊपर से पाबंदी भी हटा रही है। क्या कोई गारंटी है गवर्नमेंट के पास कि वो दोबारा ऐसा नहीं होगा, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, अपने वादे की पासदारी करेंगे? चूँकि अभी तक उन्होंने पहला धरना ख़त्म नहीं किया। और नाज़रीन, महंगाई के हवाले से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस पे महंगाई के मामले पे मुख्तलिफ जवाज़ बताए जा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही हैं कि इंटरनेशनली बड़ी महंगाई है, सबका हुकूमतें ज़िम्मेदार थी, सिंध की वजह से चीनी महंगी हो गई है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। तो जब से इमरान खान साहब ने और उनके वज़रा ने मुल्क के बाहर ये बताना शुरू किया कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़ी महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर अकेली महंगाई नहीं है, तो जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं बैरून मुल्क, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आजकल बना के भेजना शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दिए कि देखें जी हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, बड़ी महंगी चीज़ें हम खरीद रहे हैं। तो क्या ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, क्या ये जायज़ है? हमारे साथ प्रोग्राम में हमें एक बड़े ज़बरदस्त पैनल हमें ज्वाइन किया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के हरदिल अजीज़ आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करी सना बुचा साहिबा, सीनियर रैंक पर्सन है, तजज़ियाकार हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अब जो हम बात करें नाजरीन के, एक तो PDM ने प्लान कर लिया है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक डिसाइसिव तहरीक, फैसला कुन तहरीक शुरू करने जा रही है। लेकिन नवंबर का जो महीना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ जो हैपनिंग्स होनी है वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्विकली। कि एक तो 10 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो गवर्नमेंट रखने जा रही है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो गवर्नमेंट रखने जा रही है। ओवरसीज़ की वोटिंग के हवाले से भी उसमें बिल है। फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो रखा जाएगा इस मुश्तरका इजलास में, वहाँ से मंजूरी कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि मुश्तरका इजलास में 7-8 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं अपोजिशन से। तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे कामयाब हो पाएगी, या अपोजिशन अपनी स्ट्रेंथ जो तहरीक अदम एतमाद की बातें फिर से होने लगी, क्या वो ये बिल यहाँ पे गवर्नमेंट के रोक पाएगी? और दूसरा है 13 नवंबर को PDM का कराची में एहतजाज है। फिर 16 नवंबर की बात की जाए तो 16 नवंबर को फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब की तौहीन अदालत नोटिस में इलेक्शन कमीशन में पेशी है, वज़रा जा रहे हैं उनके साथ खान साहब की हिदायत पर। 17 नवंबर को कोयटा में महंगाई मार्च है PDM का। फिर 20 नवंबर को नए DG ISI जो हैं वो चार्ज संभाल रहे हैं, और 20 नवंबर को फिर पेशावर में PDM का एहतजाज भी है, और दिसंबर में फिर PDM का लॉन्ग मार्च है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। आरिफ मीर भट्टी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये जो इतनी हैपनिंग्स हैं नवंबर के अंदर, फिर उसके बाद PDM का लॉन्ग मार्च, और बड़ी इस मरतबा हम बातें सुन रहे हैं कि इस मरतबा गवर्नमेंट को घर भेजेंगे। वो लॉन्ग मार्च जिसका बड़ा चर्चा पिछले 2 साल से रहा, अब उसका फाइनली टाइम आ गया है। लग रहा है आपको कि इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ PDM कर पाएगी, या फिर नताइज वही पुराने, आपस में तकसीम, एक दूसरे पर बदएतमादी, और ख़ुद ही PDM को हजीमत का सामना करना पड़ेगा, या फिर अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, PDM को कामयाबी मिल सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर इनफैक्ट के मैं जब आप पढ़ा था कि 10 नवंबर को क्या होगा, 13 को क्या होगा, पता नहीं 20 को नवंबर का भी आपने जिक्र किया, आई डोंट नो वो आपने जिक्र क्यों किया। महंगाई मार्च तो पाकिस्तान में सारा साल ही मार्च रहता है, मार्च कम हुआ है। मुझे नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के साथ एक नशिस्त हो रही थी तो मुझे याद आ गया, जब कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था ना, वो कहता था सुनता जा शर्माता जा। डू यू थिंक पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी? नहीं करेगी। आप कल रात भी शहबाज शरीफ साहब के साथ अहम तरीन मुलाकात हुई। जरदारी साहब के पिछले वीक में 2 केस जो बड़े हैं उन्हें ज़मीन बोझ करने की हिकमत अमली बना ली गई। देखिए, जहाँ तक महंगाई मार्च है ये इनका हक है, अपोजिशन का हुसन है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, कर भी रहे हैं। मेरा ख्याल है सैकड़ों कमो बेशतर सैकड़ों जलसे जुलूस कर चुके हैं, सैकड़ों और कर लेंगे। मौलाना फजल रहमान को फिर सीडी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। पहले नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया गया, ये मेरा जरदारी साहब ने एनआरओ लिया। अब कोई माने या ना माने, एनआरओ कह ले, अंडरस्टैंडिंग कह लें या केस कमज़ोर कह लें, जो आपका दिल करता है कह लें। तो लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल में कि मौलाना फजल रहमान, जो मेरी उनसे कल 2-3 लोगों से बात हुई है, वो तो सख्त खफा थे, क्योंकि उस मीटिंग से पहले ये कमिटमेंट थी कि लॉन्ग मार्च की डेट दी जाएगी, ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल। उस पर शहबाज साहब टाल मटोल कर गए और 2 और बंदे थे जिन्होंने शहबाज साहब को सपोर्ट किया। फिर उन्होंने उसके बाद शाहिद हकान अब्बासी साहब को कहा एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं आपको पीडीएम के सरबराह करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो भी नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग मार्च करेंगे। हाँ, 20 नवंबर गालबन 19 को सूरज चांद ग्रहण है, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। तो बाकी रह गई बात, अब वजीर आज़म अपने ही सियाद में दीवाना आ गया है। 4 साल जद्दोजहद की इन्होंने धांधली के खिलाफ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपके ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आपके 2 गेस्ट काबिल एहतराम है कि 126 दिन का धरना, काबे किस मुंह से जाओगे? अब मुझे बताएं, जो सियालकोट सिलेक्शन की धांधली की रिपोर्ट आई है और उसको मैंने भी कवर किया एक रिपोर्टर होने के नाते, मैं उस वक्त भी दिन निकालने मैं कह रहा था तारीख की बदतरीन धांधली हो रही है। अब वजीर आज़म का इम्तिहान है कि आपने 126 दिन धरना धांधली के नाम पे दिया 4 हलकों के। अब आपका पंजाब का बहुत बड़ा हाउस डायरेक्शन दे रहा था धांधली का, एसी के कमरे में हो रहा था, जो पब्लिक सर्वेंट था, डीपीओ पुलिस वालों को उजड़ती टारगेट किराए के तौरों पे इस्तेमाल कर रहा था। अब देखते हैं कि वजीर आज़म शाफ सवाफ एहतसाब की तरह धांधली के खिलाफ। अभी तक तो भट्टी साहब जो उनका रिस्पांस है वो कोई इतना वेलकमिंग नहीं है। अभी तक तो जो हमने रिस्पांस देखा है हुकूमत की तरफ से, मैं हसन खावर साहब जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, वो तो वही जो नून लीग उस वक्त कहती थी मॉडल टाउन के वाले से, बाकी चीज़ों के वाले से। देखें जी, वो रिपोर्ट आएगी, अदालत में लेकर जाएंगे, चैलेंज करेंगे, फिर देखेंगे अदालत क्या अहकाम जारी करती है। वो यहाँ पे भी वही अप्रोच है कि देखेंगे, किया जाएगा, अदालत क्या कहती है, चैलेंज करेंगे रिपोर्ट को। वही अप्रोच यहाँ पे भी है। लगता है गवर्नमेंट को इतनी सीरियस नहीं है इस मामले में। नहीं, देखिए समर एक कोई भी इंसान ना, जब आप कहते हैं ना मैं मदीने की रियासत लाऊंगा, तो आपको उनकी सीरत के मुताबिक चलना पड़ता है। मोमिन की क्या निशानी है? जो कहता है सच कहता है, जो वादा करता है पूरा करता है। बिल्कुल। जब इमानत दो खयानत करता है। तो वजीर आज़म ने धांधली खिलाफ किया, नहीं किएगा ना तो मोरख लिखने वाला लिखेगा, अपना काम करेगा। कोई ये कहे कि 2014 में ये कर रहा था ये साहब वो करता था, फिर मैं कहूंगा इमरान खान साहब वो माफी मांगे उस आवाम से कि धांधली के खिलाफ गए थे। आपकी तो धांधली साबित हो गई है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल कौल और फेल में तजाद नजर आएगा अगर खान साहब इस पे कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, सना बुचा साहब, ये जो बात करें आरिफ मीर भट्टी साहब की, ये जो डस्का वाली रिपोर्ट सामने आई है, साहब को अखलाकी तौर पे इलेक्शन इस्लाहत का अखलाकी तौर पे इलेक्शन इस्लाहत का वो जिक्र नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूं डिस्कशन को। बिल्कुल जर्नलिस्ट, मेरी ये राय है। बिल्कुल, मैं उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ डिस्कशन को, जो आप बात कर रहे हैं कि अब जो इंतखाबी इस्लाहात का इतना बड़ा एजेंडा गवर्नमेंट कह रही है, खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होंगे, इंतखाबी इस्लाहात के तहत होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग होगी, सारा कुछ होगा। तो सना बुचा साहब, ये जो रिपोर्ट आ गई है, ये कितना ज़्यादा गवर्नमेंट को इन्फ्लिक्ट करेगी इस मामले पर? वो जो चाह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए, सारा कुछ किया जाए, बिल भी आ रहा है ये 10 नवंबर को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के अंदर, तो वो जो गवर्नमेंट की कोशिश है वो कितनी इससे मुतासिर होगी?
सॉरी, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट? डस्का इलेक्शन के, बिल्कुल डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है। एक तरफ वो रिपोर्ट आ गई है, बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट है गवर्नमेंट के हवाले से, दूसरी तरफ यही गवर्नमेंट इंतखाबी इस्लाहात की बातें कर रही है, बिल लेके आ रही है। देखिए, तहरीक इंसाफ जी 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 साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, और अब इस नारे को सुन के सिर्फ अफसोस ही हो सकता है। अगर किसी में अखलाकियात किसी सियासतदान में होती तो ये मामलात ना होते। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें बहुत वाज़े तौर पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नाम है। आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, भट्टी साहब ने भी पढ़ी होगी। बहुत क्लियरली उसमें मेंशन्ड है कि किस तरह से मैनिपुलेशन हुई। जो 35 पंचर का जिक्र करते रहे खान साहब, अब तो ये 20 पंचर का जिक्र है। तो और ये 20 पंचर तो अब जाहिर है कि 20 पोलिंग अफसरान गायब हो जाते हैं। 17 अपनी लीव की एप्लीकेशन देते हैं 3 दिन पहले इलेक्शन से, और वो एक ही जगह से आती है 17 लोगों की एप्लीकेशन लीव की। तो जाहिर है कि ये प्री प्लान चीज़ थी, इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं तो हुई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्लानिंग को इन एक्शन किया है, उन्होंने इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन प्लान तो उन्होंने नहीं किया। तो जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में एक चीज़ मिसिंग है, बल्कि 2 चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो ये कि उसमें कोई फ़र्द वाहिद पर जुर्म नहीं आयद किया गया। तो ये प्लानिंग किसने की? बुज़दार साहब ने की, खान साहब ने की? किसने हुक्म दिया असिस्टेंट कमिश्नर को कि आप धांधली होने दें? किसने हुक्म दिया कि 20 पोलिंग अफसरान को गायब कर दें? किसने हुक्म दिया कि आप ये तमाम तर चीज़ों को इस तरह से ऑपरेट करें? किसने हुक्म दिया कि SHO झूठ बोले? किसने हुक्म दिया कि पुलिस वाले पीछे हट जाएं और धांधली को होने दिया जाए? तो ये प्लानिंग कहाँ हुई है, किसने की है, किसकी एमा पर हुई है, ये बात डिटर्मिन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस रिपोर्ट में नहीं है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के लिए ये बड़ा टेस्ट है, क्योंकि उनके खिलाफ जो इसमें मेंशन्ड हैं, जिन्होंने ये ओपनली धांधली की है, वो कहाँ पे खड़े हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई 2 साल हो सकती है। आपको पता है कि 2 साल की कैद सजा ओहदों से हटाए जाने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन ने की है। अगर आप इसमें जी वो तो फिरदौस आशिक अवान साहबा को तो कोई ओहदा है नहीं, लेकिन जाहिर है कि ये जिस तरह से हुई है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब इलेक्शन कमीशन का टेस्ट है कि अब इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेती है इन लोगों के खिलाफ, और कहां तक इसको फॉलो अप करती है कि ये कहां पर प्लानिंग हुई है, और जो प्लान ये करता है उसको मतलब कैफरे किरदार तक तो लाना पड़ेगा हमें। दूसरी बात ये कि किसी ऑपोजिशन को इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि आपका एक पूरा इलेक्शन की धांधली का पोल इस तरह से खोला जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया है सिटिंग गवर्नमेंट ने। उनको तब 18 के 18 काबीना मेंबर्स को कहा गया है या ज्यादा को कहा गया है कि आपने जो ऐसे जाना है और प्रेशर डालना है इलेक्शन कमीशन पे। तो इलेक्शन कमीशन तो बेचारी खुद एक इम्तिहान में है। तो उसके बावजूद अगर ऑपोजिशन वर्चुअल इजलास से आगे नहीं बढ़ पा रही और ये मार्च कर लेना, ये इसको यहाँ ये कर लेना, पीपल्स पार्टी को हम वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी क्यों आएगी वापस, और पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है राब्ता करने की? और ये कि पीपल्स पार्टी खुद राब्ता कर ले, हम नहीं राब्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी खुद राब्ता कर ले अगर वापस आना चाहती है, पीपल्स पार्टी क्यों राब्ता करेगी? तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी ओपन एंड शट केस। ये तो इस वक्त हुकूमत को गिराने के लिए जिस तरह से इमरान खान साहब ने तगोदो की थी, अगर खाकान साहब कर लें या नून लीग में से कोई और कर ले तो शायद हम भी वो देख लें कि किस तरह ताहयात नाअहल हो जाएंगे खान साहब। लेकिन कोई करेगा नहीं, किसी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नैब आज़ाद इदारा है और नैब का फेयर तो हमेशा रहेगा। यानी आप ये कह रही कि नैब के खौफ से कोई तहरीक शरीक चलने का कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा इम्कान, जो ये बड़े दावे हो रहे हैं कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च होगा और इस मरतबा डिसाइसिव एक्शन होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सिटिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज का इतना बड़ा उसमें मैं आऊंगा बाद में, मैं आपको वीडियोस भी सुनाऊंगा उस पे जरा इस्लाहात में। अच्छा चलें जी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय है? ये जो बात कर रही है सना बुचा साहिबा के जिस तरह के हालात बन गए, अपोजिशन के पास जो बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट को हटाने गिराने के वाले से, लॉन्ग मार्च की बातें तो हो रही है दोबारा से कि दिसंबर में आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, फैसला कुन वार होगा गवर्नमेंट पर। लग रहा आपको PDM का माजी देखते हुए कि वो कुछ कर पाएंगे मुख्तलिफ पहले के नताइज से, या फिर इस मरतबा हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, इस्लामाबाद की फ़िज़ा बदल चुकी है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, इस मरतबा PDM शायद अपने अहदाफ हासिल कर ले? क्या लग रहा है आपको? मैं तो ये समझता हूँ कि PDM में जो जमातें हैं और जिसमें पीपल्स पार्टी नहीं है, और जो PDM का माजी रहा है और जिस तरह पे डाइवर्जेंसेस मुख्तलिफ मकामात पे आती रही हैं, और जो मेन 2 पार्टियों की अप्रोच है जो PMLN और पीपल्स पार्टी को ले लें, तो इन हालात में जो पाकिस्तान के अंदर जो आपने महंगाई के हिसाब से पॉइंट आउट किए
या आप इंटरनेशनल एरेना में जो पाकिस्तान की जोग्राफिकल लिंकेज के हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी के प्रेशर आपके ऊपर हैं, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि PMLN और पीपल्स पार्टी किसी तरह भी ये चाहेंगी कि वो इस वक्त पावर में आ जाएं गवर्नमेंट को गिरा के। मेरी नज़र में वही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये एक्सटेंड करे, चलती रहे और चलती रहे कम से कम जितना नियर नेक्स्ट इलेक्शन के नज़दीक तक जाती है तो यही गवर्नमेंट पावर में रहे, क्योंकि किसी सबको पता है कि किसी के पास भी जादू की छड़ी तो है नहीं। अब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अंदर तो आप वेल लगा नहीं सकते 2 दिनों में, ना यहाँ पे तेल निकाल सकते हैं कि अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो आके तेल की कीमत को कम कर देगी और उस पर कंट्रोल कर देगी और उससे चीज़ों की कीमतें जो रेलम में आ जाएंगी, या IMF से आपको ऐसा पैकेज ले लेंगे कि वो कहेंगे कि आप जो पहला पैसा दिया उसको लेके चलते रहें और टैक्सेस ना लगाएं। सो देयर आर सम प्रेशर विच आर एग्जिस्टिंग, और जो भी हुकूमत होगी उसको ये प्रेशर बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि मार्च कामयाब होगा या नहीं होगा, तो अगर तो ये मार्च इतना वायलेंट हो गया जितना वायलेंट अभी आपने TLP का जिक्र किया है कि खंदकें खुल गई और ना वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई और लोगों से अपना चपकलिश शुरू हो गई, या चीजें जो है वो एक बहुत ही हाई लेवल पे हाई पिच कन्फ्रंटेटिव स्टेज पे पहुंच सकी, तब तो आप कोई चीज कह सकते हैं कि कोई प्रेशर गवर्नमेंट पे आए और वो बात करने की हद तक जाए और कुछ PDM की डिमांड्स, वो PDM अपनी डिमांड रखे और गवर्नमेंट अपनी डिमांड रखे और फिर दरमियान में कोई चीज ऐसी हो जिसमें आप ये देखें कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या कोई अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले कहा कि बेसिक मोटिव PDM का ये नहीं है कि कोई अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा जो 2 पार्टियां आपस में मिलकर चलेंगी वो तो आपस में नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी तो क्या हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी जैसे सना साहबा कह रही थी कि जी वाई शुड पीपल्स पार्टी को अगर PMLN को चाहिए तो वो जाए, जाके उनसे बात करे। तो ये जो कमिटमेंट जो इसके अंदर चल रही है और जो उनके अंदर जो आपस में जो डिफरेंसेस है, उसमें किसी भी सूरत में ये मार्च किसी सूरत में इस नहज पे कामयाब नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट को पावर सेट। वैसे भी सड़कों के ऊपर से गवर्नमेंट नहीं हटती, उसके लिए आपको कोई कानूनी तरीकाकार इख्तियार करने पड़ते हैं और वो तरीकाकार होते हैं वो असेंबली के अंदर होते हैं। तो असेंबली के अंदर कोशिश करें, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए, कोई चीजें करें और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। वो जरा वो शायद रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल काम हो PDM के लिए उस तरह करना, चूंकि पहले भी सेनेट के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, 64 बंदे खड़े हुए थे, जब वोट जो हैं वो आधे भी नहीं निकले, 50 वोट निकले थे और वो नाकाम हो गई थी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद। यहाँ तो बंदे भी कम है उनके पास नेशनल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, लेकिन पंजाब के अंदर शायद अगर करना चाहें तो वहाँ किसी हद तक कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, अब जो भट्टी साहब मामला है जो हम बात कर रहे हैं इसी महंगाई मार्च के वाले से, इस तहरीक के वाले से, जो हम एक और एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद के, एक जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ का जो मौसम है वो बदला है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, वो उससे कोई नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं या मुश्किल है? देखिए समर, एक तो मैं मोहतरम गजनफर साहब की गुफ्तगू में रहा टेक्निकल वजूहात की वजह से क्लियर नहीं सुन सका। एक तो गुजारिश ये है, अभी सना बुच्चा साहब ने फरमाया सबसे अहम चीज़ ये है इमरान खान का इम्तिहान है, बाकी तो सब करप्ट है ना। ये कहते हैं फलां भी करप्ट, फलां भी करप्ट 40 सालों से। इन्होंने कहा था कि मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान लाऊंगा और आवाम से जो बोलूंगा सच बोलूंगा। बिल्कुल सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, आजकल तलवार पे चलने के मुतरादिफ है। अब इम्तिहान इस रिपोर्ट के बाद है। सना साहब ने जो फरमाया ना, मुझे पता है लाहौर के कौन से हाउस क्या होता है, पता नहीं क्या हाउस उनके आगे पहले कौन सा लगता है क्या नहीं, उधर से डायरेक्शन जा रही थी, उधर मीटिंग हुई थी, आला अफसरान को बुलाया गया था, हमें ये इलेक्शन जीतना है। अब देना इम्तिहान, बातें करना तो बड़ी अच्छी आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर मैं अपनी गुफ्तगू के मुताबिक अपना अमल नहीं करता तो किसी को मेरी गुफ्तगू सुननी नहीं चाहिए। मैं ये बात अपने बुलाता हूँ। आगे या लॉन्ग मार्च, एक याद रख लें, इस वक्त अगर इमरान खान नून लीग एक पेज पर हैं तो वो एक वजह है सिर्फ उस्मान बुज़दार। ये आप अपनी समझ करता हूं आपसे, नून लीग चाहती है उस्मान बुज़दार जाए। वैसे कितने एक दूसरे के दुश्मन है, वो गाली भी देते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं, सच्चे लगाते हैं, झूठे लगाते हैं, ये जाने ये नहीं। अगर एक पेज पर है, क्योंकि इमरान खान की जिद है उस्मान बुज़दार रहेगा, क्योंकि उसकी PTI के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। 2014 में उन्होंने लिया, 96 में जब इमरान खान ने बनाई वो अकेले पूरे का पूरा ट्रक उठा के लेकर गए,
उनके वालदा ने कुर्बानियाँ दी, फैमिली ने सफ़र किया, और नून लीग क्यों नहीं हटाना चाह रही? वो कह रही है कि उस्मान बुज़दार वाहिद आदमी है जो बज़ाहिर वज़ीर आला तो पीटीआई का है, लेकिन हुक्म हमारा चल रहा है, ना ये कोई कारकर्दगी करता है, ना हम काम कर सकता, यही रहे। खान साहब तो कहते हैं कि वो बहुत काम कर रहे हैं, वो किसी को दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, वो काम तो बहुत कर रहे हैं, किसी को नजर ही तो बताते ही नहीं है किसी को। तो क्या बताएंगे? देखे ना, वो मैंने आपको गुजारिश की, एक आदमी था बड़ा समझदार, कहता है वो मैं खुफिया एजेंसी में हूँ। उन्हें कहा कौन सी एजेंसी में है तू? कहता है वो मैंने नहीं बताना क्योंकि वो एजेंसी अभी बनी नहीं, खुफिया रखी हुई है। तो अगर वो काम करते हैं तो अच्छी बात है। लाहौर को तोसा बना दिया, अभी शराब केस पे उनको पर केस पेंडिंग पड़ा हुआ है लाहौर नैब में, पिंडी गंदुम में वो बुलाया है, पंजाब में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमजा शहबाज साहब उस दिन कह रहे थे कि बोलियां लग रही हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसी को टेस्ट केस बना लेना। ये साने है, ये इस्लामाबाद सियाल केस का, ये अपोजिशन के पास वाहिद जवाब है धरने का। महंगाई तो छोड़ दें, इनके दौर में भी थी और भी होनी है, ये दरा नहल है, क्योंकि इमरान खान ने 126 दिन धांधली को रीजन है। रिपोर्ट रखें आगे, कहें जी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जुडिशल को बनाए कमीशन, सिर्फ एक हफ्ते में रिपोर्ट दे और इस पे ही सारे एक्सपोज हो जाएंगे। मैं आपको समर ये इनसाइड स्टोरी दे रहा हूं, ये ACDC तो बेचारे रिमोट से चलने वाले थे। ये सना साहबा साहब इलम है, मुझे लगता है इन्हें पता ये प्लानिंग कहाँ बनी है। लाहौर का एक हाउस है, पता नहीं एक गवर्नर हाउस होता है, एक वजीर आला हाउस होता है, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े हाउस होते हैं, ये वहां हिकमत अमली बनी है। तो अपोजिशन के पास अगर वो मूवमेंट चलाए तो इससे ज्यादा अच्छा जवाब उन्हें नहीं मिल सकता मेरी नजर में। लेकिन ये पीपल्स पर नून लीग कभी भी नहीं निकालेगी, लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। लेकिन सर उसमें भी एक सबसे बड़ा मामला यह है कि लॉन्ग मार्च अगर आपने करना है तो आपने आवाम को निकालना है, वो आवाम जो कि इस वक्त महंगाई से बड़े परेशान हैं, बड़े सताए हुए महंगाई के, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी बहुत ज़्यादा जिस बात पे वो यानी कि एक दलील के तौर पे पेश कर रही है कि महंगाई पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो सना बुचा साहब मैं आपको ज़रा कुछ सुनवाऊँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जब से खान साहब ने यह कहा कि जी महंगाई तो दुनिया में बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान तो सबसे सस्ता मुल्क है महंगाई के हवाले से, अगर देखा जाए आम महंगाई सबसे कम है, तो कुछ जोशीले PTI के कारकुनान, उनके सपोर्टर जो कि मुल्क से बाहर रह रहे हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी है। देखें जी यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। ज़रा सुन लें आप वहाँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में जो तेल की वजह से लोगों ने इशू बनाया हुआ, जहां तक मैं जानता हूं कि अपोजिशन ने स्पेशली इस चीज़ों को उछाला हुआ है। आप देखें ये पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूं, इसकी प्राइस आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इसकी प्राइस में 50% का जाके फर्क पड़ता है। मैं इंग्लैंड में रहता हूं और यहाँ भी पेट्रोल 1.50 का मिल रहा है, डीजल भी महंगा हो गया। यहाँ पर क्या इमरान खान ने महंगाई की है? बार्सिलोना में एक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तानी रुपयों में ये कितने का पेट्रोल बनता है? तकरीबन 325 रुपए का पर लीटर बनता है। सब सफर कर रहे हैं, इवन देन नॉट ओनली गैस प्राइसेस, ग्रोसरी, रेंट, एवरीथिंग प्राइसेस आर गोइंग हाई। इमरान खान इज देयर इन अमेरिका। मैं एक और पाकिस्तानी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साइकिल चलाएं, गन्ना खाएं और इमरान खान को सपोर्ट करें। सना बुचा साहब ये तो ग्लोबल फिनोमेना है महंगाई का, ये क्यों पाकिस्तान के अंदर इतना शोर है? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी नाजुक सूरत हाल हो गई है कि इतनी बड़ी जो टाइगर फोर्स है PTI की, वो भी इसका जवाब नहीं बना सकी कि पेट्रोल की प्राइस रात में अचानक क्यों बढ़ा दी गई। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मेरा उनको ये मशवरा है कि अगर वाकई इतनी महंगाई है तो फिर वो ओवरसीज़ से वापस पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान में आके अपना हिस्सा डालें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट वैसे भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है, इलेक्शन इस्लाहात में उनके लिए वोट का मसला हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वापस पाकिस्तान आ जाएं और उनके पास उनका बेहतरीन लीडर, उनका फेवरेट लीडर भी इंचार्ज है, सस्ता पेट्रोल इस्तेमाल करें, सस्ती अशिया इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के अंदर अपना हिस्सा इस मुल्क में डाल दें। जी जी आए अंदर, यहाँ पे आ जाए। वहाँ डीजल महंगा हो रहा है, वो कोई कह रहा था बेयर महंगी हो रही है, तो वो सब कुछ छोड़ के इधर आ जाएं और यहाँ पे आके रहें और उसके बाद अपना हिस्सा भी डालें, अपना वोट भी डालें और इस मुल्क को कामयाब बनाएं। लेकिन वो वापस आ जाएंगे तो रेमिटेंस का क्या होगा? रेमिटेंस कैसे आएगी? वो हमारा तो इकोनॉमिक इंडिकेटर ही रेमिटेंसेज है। तो वो जो बाहर से पैसे भेज रहे हैं उनसे ज़रा ये पूछा जाए कि इतनी महंगाई के बावजूद आप पैसे ज़्यादा भेज रहे हैं पाकिस्तान या कम भेज रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? तो रेमिटेंस का भी तो मामला है ना। तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो इसलिए बेचारों को बोला है क्योंकि यहाँ पे
लोकल टाइगर फोर्स के पास तो कोई जवाब था नहीं, तो उन्होंने बोला चलो जी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी करते हैं, क्योंकि ये देखें स्ट्रैटेजाइज करने में तो PTI का कोई सानी नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात, सॉरी मैं एक बात छोटी सी करना चाहती हूँ कि लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया, सिट इन दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इनको इस्तीफ़ों की तरफ जाना पड़ेगा इनको, अगर तो हुकूमत को गिराना है, और अगर हुकूमत को नहीं गिराना है तो आवाम का वक्त बर्बाद करना बंद कर दें। ठीक है, मुझे एक मुझसे ब्रेक ले दी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। जो महंगाई का मामला है ये एक प्योरली इंतजामी मामला है, लेकिन गवर्नमेंट इसे पॉलिटिकली डील कर रही है। क्या ये दुरुस्त अप्रोच है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाहिर है महंगाई की जो सूरत हाल है, आवाम उस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, चूँकि हर चीज़ ही महंगी होती चली जा रही है। पेट्रोल हो, डीज़ल हो, चले इस पर तो इंटरनेशनली बताया जा रहा है कि आलमी मंडी के अंदर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो पाकिस्तान के अंदर उसका असर आ रहा है। लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह चीनी की बात की जाए, प्योरली एक इंतज़ामी मामला है जिसकी वजह से चीनी पाकिस्तान के अंदर 160 रुपये तक चली गई। हालांकि इसका जो एक्स मिल रेट है वो 85 रुपीज़ खुद शुगर मिल्स एसोसिएशन ने तय किया था गवर्नमेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद महंगी होगी। प्योरली इंतजामी मामला है। बिजली का मामला हो गया, इसके अलावा गैस का मामला हो गया, दीगर आटे का इशू हो गया, आटा महंगा, और बाकी अशिया खुरनोश जो ज़रूरी अशिया वो महंगी। कई चीज़ों के अंदर इंतजामी मामला है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 हफ्तों से एक पॉलिटिकल मामला बना लिया कि साबका हुकूमतों का मसला था, उनकी वजह से महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। फिर इसके साथ साथ अब पूरी एक कैंपेन जो बनाई जा रही है कि इंटरनेशनली बड़ी कीमतें ज़्यादा हैं जी, सारी दुनिया में लोग महंगाई फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर होगी तो क्या इतना बड़ा मसला है। तो भट्टी साहब, ये जो गवर्नमेंट की अप्रोच है कि इस इंतज़ामी मामले को एक सियासी मामला बना दिया है गवर्नमेंट ने, वो एक नैरेटिव पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले पर, बजाय से कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए। तो ये अप्रोच आपको लग रहा है कि काबिल अमल है, एक बेहतर अप्रोच है? समर शेर खुदा हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि जिस शख्स के इर्द गिर्द खुशामदी हो उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। मैं कहता हूँ मौजूदा हुकूमत ने जितने इशू अपने खिलाफ अपनी नाअहली, नालायकी, नासमझी की वजह से बनाए हैं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी में इतने इशू नहीं कभी आए। बहुत से इशू सॉल्व किए जा सकते हैं सिर्फ ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट अफसर लगा कर, लेकिन अब टीम का सरबराह ही आप नाहल लगा देंगे। उस बेचारे को पता ही नहीं मुल्क चलाना कैसे है। ये चीनी का इस मसला इतना हल नहीं हो सकता था। मैं रात को 2 शुगर मिल के मालिक हैं, आपकी वजह से उनके पास बैठा था। मैं कह रहा था यार ये क्या इशू है, हर तीसरे दिन लाहौर में, मैं रहता हूँ मॉडल टाउन, सब्जी चीनी का रेट कहीं और है, गार्डन टाउन और है, जोहर टाउन और है, डिफेंस में हो रहा है। व्हाट इज दिस यार, वेयर इज गवर्नमेंट, वेयर इज गवर्नमेंट, कहाँ है हुकूमत? गंदुम आपसे नहीं सेटल हो रही, चीनी आपसे नहीं हो रही, और छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को इंसाफ दे सकते हैं, वो करप्शन इतनी ओपन और डटाई से हो रही है कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीव। मैं तो कह रहा हूँ इस हुकूमत की खुशकिस्मती है कि इनके लिए इतनी नहर वो है। अपोजिशन जिसे अपनी करप्शन बचाने की पड़ी हुई है, या नून लीग में आपस में तफरीक बहुत ज्यादा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपने ओवरसीयर का कराया, सबर मेरी आपसे सबमिशन है, इमरान खान सब करें तो आप ना किया करें यार, आप पाकिस्तानी हैं। इस वक्त मैंने यूके जाने का प्रोग्राम बनाया, 235 रुपए का पाउंड है। उधर जो टैक्सी चलाता है ना, मिनिमम 3000 पाउंड कमा लेता है, यानी कि पाकिस्तानी 8 लाख रुपया। जो सिक्योरिटी गार्ड है, मैं माइनर अपने जैसी लेबर क्लास की बात कर रहा हूं, वो 2-3 हजार पाउंड कमा लेता है। जो छोटा गली मोहल्ले में स्टोर है ना, वो 3000 पाउंड कमा लेता है और आराम से 1500 पाउंड जमा कर लेता है। यार पाकिस्तान का आप उधर कहां कंपैरिजन कर रहे हैं? इधर 70% लोगों की इनकम 30,000 से कम है। उधर मिस्त्री राज मिस्त्री मजदूर एक दिन का 22 से 25,000 रुपया अमेरिका और यूके में लेता है। आप अभी किसी को फोन करें, ये क्या है यहां मुझे बता दें, प्राइम मिनिस्टर से नहायत अदब एहतराम से और मौजूदा हुकूमत से मुझे बता दें कितने ओवरसीयर्स पाकिस्तानी दुनिया में लाखों है जो कहते हैं कि बाहर की महंगाई के तंग आकर पाकिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि जी पाकिस्तान में ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, रूल और लॉ कानून है। कितने आए हैं? मुझे वो भी तो फिगर बनाए। ये 2-3 आपने सुना दिए, सॉर्ट आपका राइट है, आपका प्रोग्राम है। मुझे बताया कितने ओवरसीयर पाकिस्तानी बाहर की महंगाई से खौफजदा होकर ला कानूनियत से झूठ से तंग होकर पाकिस्तान वापस आ गए हैं।
कोई अपनी माँ से बिछड़ के गया है, कोई बीवी बच्चों से बिछड़ के गया है, बताए ना ये भी फिगर। वो ये क्या गोरख धंधा कर रहे हैं ये लफ्ज़ों का, बदकिस्मती ये मिठाई बांटे कि इनको अपोजिशन ऐसी मिली है क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सेट है, वो इनका किसी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। 13-14 साल हो गया उनका सिंध में हुकूमत में। मौजूदा हुकूमत, क्योंकि नवाज शरीफ और मरीम किसी सूरत में नहीं चाहते ये हुकूमत जाए जब तक 2023 में एक अहम तब्दीली होगी जिसका आप जिक्र ही भूल गए। वो उस उम्मीद पे यकीन है कि वो आएंगे, उधर से जहाज उड़ेगा तो इधर से इफ्तिखार चौधरी की तरह उनके खेल सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो भट्टी साहब दोबारा से वो बातें चल रही हैं कि अगला साल जो है वो इलेक्शन का साल हो सकता है और इसके लिए तैयारियां भी हो रही हैं। एक अहम इदारे की तरफ से बताया गया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप अपनी तैयारी पूरी रखें, अगले साल इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, ये तो पहले दिन से आप अगर पीडीएम देखें तो वो कह रहे थे इमरान खान सिलेक्टेड है। मोहतरमा मरीम नवाज के सैकड़ों बयान तक हुकूमत आज गई, आर होगा, पार होगा, कल होगा। मैं तो मेरी जितनी अक्ल समझ या जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन मैं उसका इजहार करूं, इलेक्शन के 2 तरीके होते हैं, या उनके खिलाफ अदम एतमाद लाएं या इमरान खान खुद असम्बलियाँ तोड़े, बिल्कुल, या तीसरा मार्शला लगे जिसे कोई साफी कबूल नहीं करेगा। मुझे बता दें कौन सी रास्ता है इनके पास, ये है इस पोजीशन में। मैंने आपको तरीका बता दिया है, आईनी तरीका है, खुद असम्बली तोड़े और अवाम में चले जाए, या अदम एतमाद आए, हालात खराब हो, 3 माह के लिए केयर टेकर आए। तो इन दोनों में मुझे तो बज़ाहिर सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हो सकता कल ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसा बंदा आपको नजर नहीं आ रहा। एक बहुत बड़ी बैसाखी खान साहब के हाथ से चले गई है। एक एक बहुत बड़ी स्पोर्ट थी। अगर वो देखना है कि वो इन फ्यूचर क्या होता है, जो हमेशा रेस्क्यू करती रही, अगर वो हो गए न्यूट्रल तो फिर जिधर गई कश्ती उधर गए मलाह। अब ये पंजाबी कही है, आपको समझ नहीं आएगी, हम पेड़ों की यही प्रॉब्लम है लाहौर वालों की, सीधा नहीं समझ आती है भट्टी साहब, हर पाकिस्तानी को पंजाबी समझ आती है और हर कोई समझता है। अच्छा सना बुचा साहब, ये जो सारा मामला हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल गई। मैं आज उनका ट्वीट देख रहा था, वो तो बड़े पुरएतमाद हैं। आज भी वो ट्वीट करके कह रहे थे कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है बाकी दुनिया के ममालिक से। वो बता रहे थे कि पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, कोविड की वजह से हुआ। पाकिस्तान में जो है ना, हमने लॉकडाउन नहीं लगाए, इसकी वजह से यहाँ पे रिलेटिवली जो है पोजीशन माशाल्लाह वो कह रहे हैं काफ़ी बेहतर है। वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि कुछ भी नहीं होगा, और वो उनकी अपना जो सियासी उनका जो कैपिटल है वो भी उन्हें लग रहा है कि कोई इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होगा इस महंगाई के मसले से, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि जो अपोजिशन है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, वो इतनी कमज़ोर है कि शायद कोई उन्हें चैलेंज ही नहीं कर पा रहा उनको पॉलिटिकली किसी इस सियासी मैदान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, चाहे जितनी महंगाई कर लूँ मुझे कुछ भी नहीं होना। मतलब कुछ भी नहीं होना का तो मैं नहीं जवाब दे सकती, वो बेहतर जानते हैं कि उनके पास ऐसा क्या, मतलब कौन से नफल पढ़ते हैं या कौन सा दुरूद पढ़ते हैं जिससे वो सेफ़ हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि देखिए महंगाई बिल्कुल पूरे मुल्क में है, पूरे हम वर्ल्ड में महंगाई है, बिल्कुल हुई है। प्राइसेस हैव गॉन अप, और तेल की प्राइस गई है ऊपर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं अब सीधा आपसे बात करती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। वज़ीराबाद में अब तक वो लोग मुक़ीम हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके आगे अब हमें कदम नहीं लगाने की ज़रूरत। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 10 रोज़ पहले उन्होंने आपको ट्रेलर लगवाए जगह से, उसकी कॉस्ट है। उन्होंने जितने दिन आपकी GT रोड बंद करके रखी उसकी कॉस्ट है। जितने लोग अस्पतालों में नहीं जा सकते, डॉक्टर्स अपनी नौकरियों पर नहीं जा सकते, उसकी कॉस्ट है। जो नुकसान हुआ, जो सब्जियां बाहर से आती थी वहां पर नहीं आ सकी, नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? आपने उनके आगे घुटने टेक दिए। आपने तो खंदकें खोदी, खंदकें खोदने के पैसे नहीं लगते, ट्रेलर खड़ा करने के पैसे नहीं लगते, पुलिस को वहां पे तैनात करने के पैसे नहीं लगते। आपने रेंजर्स को जहमत दी, उसके पैसे उसमें वो काउंट नहीं करते। हर चीज में आपने पैसे लगाए हैं, तो इस मुल्क ने तो खुद पैसे डुबोए हैं। पहले तो मुझे ये बता दें कि 15 दिन TLP के मामले में कितने पैसे खोए हैं इस मुल्क में, और कहां से आया है? वो कौमी खजाने से आया ना, इमरान खान साहब की जेब से तो नहीं आया।
दूसरी बात ये कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो इन्होंने खुद बनाई, जो इनके अपने अफसरान ने बनाई है, मुझे बता दें 265 अरब, जब 53 की चीनी थी और वो 85 पे गई है, 265 अरब कहाँ हैं? आप मुझे बता दें, जब 53 से 85 गई थी तो 265 अरब की खुर्द-बुर्द हुई थी। अब आप मुझे बता दें, जब चीनी 85 से 160 चली गई है तो लोगों ने और ये चीनी माफिया ने कितना बनाया होगा? तो इन्होंने क्या एक्शन ले लिया? आपके आमिर कियानी साहब 145 दवाओं पे 300% इजाफा किया उन्होंने, वो कहां हैं? आपने उनको क्लीन चिट दे दी नैब ने। क्या हुआ बीआरटी के साथ? मालम जब्बा केस, उसमें कितने पैसे जाया हुए हैं? आपके पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, मुझे बता दें कितने पैसे जाया हुए हैं इस मुल्क के। छोड़ दीजिए दुनिया में कितनी महंगाई है, आपने इस मुल्क का पैसा कितना जाया किया है? फला पैसे बनाएगा उसको छोड़ दिया जाए, फला पैसे बनाएगा उसको छोड़ दिया जाए, इस मुल्क में लॉकडाउन कर देंगे, ट्रेलर ले आएंगे, उसका कॉस्ट हम क्यों बेयर करें? फिर आप अब उनसे मुज़ाकरात भी कर लेंगे, फिर उनके साथ में घुटने भी टेक देंगे। कौम के वसी तर मफाद में, इस मुल्क के लिए 75 साल से ये मुल्क कौम के वसी तर मफाद में फैसले लेते रहा है, लेकिन इस मुल्क बेचारे की किस्मत में फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल वो शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो खतरे की बातें हो रही है, गवर्नमेंट गई, ये हुआ वो हुआ, वो कह रहे हैं ये सब वजह ये है कि खान साहब माफिया के आगे डट गए। जरा सुन लें आप शहबाज गिल साहब को। क्यों इमरान खान सारी माफिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया, जिसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है? कभी आप कहते हैं हुकूमत इधर गई, कभी उधर गई, ये ग्रुप इधर बन गया, वो ग्रुप उधर बन गया। कह रहे डट गए माफिया के खिलाफ। और मुझे याद है 2021 का जो खान साहब का जो स्टेटमेंट था, इस साल का रिजॉल्व थी, वो यही थी कि मैं माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, मैं माफिया को शिकस्त दूंगा। ये माफिया की शिकस्त का साल है, लेकिन माफिया है वो पनपता जा रहा है। इन्होंने माफिया को माफ कर दिया है, इन्होंने माफिया को माफ कर दिया है, माजरत के साथ माफिया को माफ कर दिया है। माफिया के खिलाफ डट के खड़े नहीं हुए, इन्होंने माफिया को माफ कर दिया। जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब, मैं कितने नाम लूं, कितने नाम लूं और ये कितनों के जवाब देंगे? ये कहते हैं ये चोरों से, डकैतों से, करप्ट हुक्मरानों से हाथ नहीं मिलाते, तो ये काबीना के मेंबरों से वाकई हाथ कैसे मिलाते होंगे? खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, मतलब इनके कॉल और फेल में इतना तजाद है कि खान साहब को कभी कभार ही नीड्स अ रियलिटी चेक एंड आई थिंक समबडी शुड गिव इट टू हिम वेरी वेरी सून। वो शायद खाकान अब्बासी साहब तो परसों हमारे प्रोग्राम पे कह रहे थे कि हम जब इक़्तिदार में हमारे साथ ही सबसे पहला काम जो करेंगे हम नैब को बंद करेंगे। वो कह रहे हैं नैब को तो हम बंद करने जा रहे हैं, नून लीग अगर हुकूमत में आती है। भट्टी साहब, ये जो माफिया की बात हो रही है, क्या वजह है? खान साहब क्यों माफिया को खोला भी उन्होंने ही था, उन्हीं को बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ने शुरू किया था काम, वो कह रहा है अब हम इसे बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार में आएंगे, करेंगे। अभी पार्टी के अंदर उनके काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, कौन पार्टी को लीड करेगा, बहुत सारे इशूज़ हैं नून लीग के अंदर भी। भट्टी साहब, ये माफिया को क्या वजह है? खान साहब क्यों शिकस्त नहीं दे पा रहे? बातें तो अभी भी वो कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब आज भी बता रहे थे कि माफिया से लड़ रहे हैं, इसलिए इतने हम इश्यूज फेस कर रहे हैं। क्यों माफिया इतना तगड़ा है? सब नहायत अदब एहतराम से, माफिया इस मुल्क में मैंने जब से होश संभाली है, मैंने माफिया को ही मजबूत देखा है। मैंने हर हाकम को उनके हाथों मजबूत होते हुए देखा है और हाकमों के हाथों माफिया को मजबूत होते हुए देखा है। पाकिस्तान में कौन सा माफिया नहीं है? साफी माफिया, जुडिशरी को कुछ कहेंगे, अदलिया, शुगर माफिया, गंदुम माफिया, ये कब्जा माफिया, फला माफिया। इस मुल्क में ताकतवर को मेरी अदब एहतराम के साथ राय है कि सजा मिल ही नहीं सकती। कानून गुलाम है ताकतवरों का, माफिया का। उसका नाम जिस मर्जी जमात से जोड़ ले, जिस मर्जी अदारे से जोड़ ले, लेकिन आज तक या तो बता दे पाकिस्तान में करप्शन हुई नहीं। भट्टी साहब मुझे ये बता दें तो सजा किसको हुई है? भट्टी साहब मुझे ये बता दें कि चले माजी की हुकूमतों के बारे में जो आर्गूमेंट दिया जाता है कि वो लोग करप्ट थे, उनकी जो लीडरशिप थी वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज थी, इसलिए वो माफिया पे हाथ नहीं डाल सकी। इमरान खान साहब ईमानदार हैं, कोई स्टेक्स नहीं है, कोई जाती मफाद नहीं है। इनके बारे में तो बड़ी तवक्को थी कि ये तो माफिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनकी कमर जो है वो तोड़ के दम लेंगे, लेकिन इनकी हुकूमत के अंदर भी माफिया जो है वो पनपता ही जा रहा है। नहीं, मैं गुजारिश ये है, मैंने गुजारिश की है कि इमरान खान की हुकूमत में मैं कह रहा हूँ माफिया है, माफिया चला रहा है साथ, कैसे ख़त्म करेंगे वो? मुझे बताए, हाकिम वक्त कोई भी हो, वज़ीर आज़म समर अब्बास हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, इमरान खान, वो माफिया की निशानदेही नहीं करते, उसका खात्मा करते हैं, कानून पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये साफियों का काम है खबरें देना, निशानदेही करना। क्योंकि मैं और आप थानेदार नहीं है, जज नहीं है, हमारे पास डिसीजन पावर नहीं है।
यही तो दुख है कि एक आदमी 3.25 साल से माफिया माफिया कह रहा है। मैं जब ये सवाल करता हूँ, भाई आपने कितने माफिया खत्म किए? आपके पास तो स्टेट है ना, ताकत है आपके पास, अदारे हैं आपके पास। आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते कि मैं माफिया का मुकाबला करूं। आप कहें मैंने ये माफिया खत्म कर दिया है, बिल्कुल तो फिर ऐसा ही आपका क्रेडिट है। बिल्कुल अगर करके माफिया के सामने आप झुक गए या उन्हें नहीं खत्म कर सके तो ये नाकामी तस्लीम करें कि मैं माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैंने कौम को महंगाई भी दी, करप्शन भी दी, लाकानूनियत भी दी, अदारों को मनमानी की इजाजत भी दी। माने कि आप माफिया के आगे बातें न करें। आज वो हुकूमत में है, अपोजिशन में नहीं है, करके दिखाना चाहिए। क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। टीएलपी के मामले पे बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कलअदम टीएलपी पर से पाबंदी हटाए जाने के हवाले से काबीना ने फैसला दे दिया है और काबीना ने मंजूरी दे दी है कि टीएलपी से पाबंदी हटाई जाए। अब से कुछ देर पहले ब्रेक के दौरान मेरी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब से बात हुई है और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जो है वो मंजूरी दे दी है कलअदम टीएलपी पर से पाबंदी हटाए जाने के हवाले से। और अब टीएलपी जो है वो कलअदम नहीं रही और वो अब एक आम सियासी जमात बन चुकी है। और इसके लिए नाज़रीन जो शराइत थी वो यही थी कि टीएलपी दोबारा से सड़कों पर नहीं आएगी, दंगा फसाद नहीं करेगी, एक सियासी जमात के तौर पे जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ करेगी। लेकिन जो है इस पर अब नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही देर में जारी होने वाला है। शेख रशीद साहब ने यह कंफर्म किया कि नोटिफिकेशन टाइप हो रहा, कुछ देर में आ जाएगा पाबंदी हटाए जाने के हवाले से। जब लगी थी पाबंदी तो बड़े बड़े दावे हुए थे कि इनकी सरगर्मियाँ ठीक नहीं है, ये तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। बीच में भारत से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात भी टीएलपी पर लगे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखेगी, सड़कों पर नहीं आएगी। लेकिन नाज़रीन जो एक और तस्वीर का रुख है कि बताया तो गया यहाँ पे कि टीएलपी के साथ मामला तय हो गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अभी जब ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है अगले कुछ ही लम्हों में, तो टीएलपी वाले वजीराबाद में बैठे हुए उनकी 75% से ज़्यादा डिमांड जो है वो हुकूमत ने मान ली हैं, पूरी कर ली हैं। बंदे रिहा हो गए, 4 शेड्यूल से नाम निकाले जा रहे हैं। साद रिजवी की रिहाई के मामले पे वो डटे हुए कि जब तक वो रिहा नहीं होते हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो भट्टी साहब, ये जो मामला है गवर्नमेंट ने तो उनकी सारी शराइत तकरीबन मान ली है, कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ी उनकी जो पूरी ना की हो। लेकिन उसके बाद क्या गारंटी कि दोबारा वो सड़कों पे नहीं आएंगे? अभी भी जब हम बात कर रहे हैं वो बैठे हुए वजीराबाद के अंदर, उठे नहीं है वहाँ से। समर, एक तो मैं हमेशा पुरमन लफ्ज़ में कह रहा हूँ, पुरमन एहतजाज का हक में हूँ। इस मुल्क में जजों ने एहतजाज किया, वकला ने किया, डॉक्टर ने किया, मजदूरों ने किया, किसानों ने किया, साफियों ने किया, सियासतदानों ने किया, गो के कोई ऐसा क्लर्कों ने किया, कोई ऐसा तबका नहीं। लेकिन हाँ, पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, सड़कों पे नहीं आना, सड़कों के आने के लिए कभी कोई किसी ने भी एहतजाज करने के लिए इजाज़त नहीं लेनी होती। मैंने खुद 87 दिन मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज किया है इस माल रोड पे। मुझे क्या इजाज़त कि मारोगे तो बंदर हो जाएंगे, तो सड़ फोड़ दोगे, फोड़ देंगे, फोड़ लो भाई, क्या करोगे। एहतजाज इसकी सड़कों पे अब पीडीएम या पीपल्स पार्टी डेली महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है, डेली। क्या वो इनसे पूछ के कर रही है? खुद इमरान खान साहब ने जब एहतजाज किया था लॉन्ग मार्च में 144 दफ़ा लगी थी, 4 लोग तो इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ये एक अलग इशू है। हाँ, मेरे ख्याल में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये नाअहली है कि मुझे बताएं कि 20 दिन लोग रोड ब्लॉक रहे। तमाम मुआहदा आपने वही माना जो आज से 8 महीने पहले किया था। 4 मुआहदे आपने एग्रीमेंट पहले किए। इस 20 दिन के नुकसान का कौन जिम्मेदार है? अगर सारी बातें माननी पुलिस वालों की आपने मान लिया, कलंदम तो नहीं रही। नहीं, ये फिर उसको जवाब पूछे ना जो कहते थे इनसे राह से फंडिंग लेते हैं। उनसे को भाई, एक बंदा राह से फंडिंग ले रहा है, वो तो मेरा मुल्क दुश्मन हो गया ना, वो चाहे कोई भी है ABCD, उसको कैसे इजाजत दे दी? यहाँ पे तो अगले इलेक्शन में, अब जो आपने अगले इलेक्शन में उन्हीं के साथ इत्तेहाद की बातें भी हो रही है PTI के सर्कल्स में जिन्हें राह का एजेंट कहते थे इंडिया का। नहीं, इत्तेहाद आपसदारी की बात है। अगर मैं आपको एक खबर दे दूं, TLP का इत्तेहाद होगा तो वो होगा नून लीग से। ये समर साहब, आपके सारी बात रिकॉर्डिंगें रह जाती हैं, ये बात छोड़ दे। मुझे भी एक रात ख्वाब आया, लेकिन वो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ट्वीट करने की, मेरे पर जल गए हैं। ये छोड़ दे। ये पाकिस्तान में सियासतदानों की बातों पे ना जाया करें। अच्छी दीवारों पे भी लिखी होती है, देखें कि वो इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो जेन्युइन आदमी है। सना बुचा साहिबा, ये जो कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता।
ठीक, गवर्नमेंट ने डिमांड तकरीबन 70% से ज़ायद मान ली है TLP की, और एक रहेगी साथ रिजवी साहब की, वो भी रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो उठ नहीं रहे, अभी भी बैठे हुए हैं वो वज़ीराबाद के अंदर। बाकी चले GT रोड खुल गई, लेकिन वज़ीराबाद के लोग तो अभी भी इंटरनेट बंद, सारा कुछ बंद, वहाँ पे बंदिशें वो फेस कर रहे हैं, पाबंदियाँ। तो क्या गारंटी आगे कि ये दोबारा नहीं होगा, ये सारा कुछ जो उन्होंने गारंटी दी है कि हम नहीं आएंगे दोबारा सड़कों पर? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी कैसे दे सकता है, कोई गारंटी कैसे ले सकता है? आप कैसे किसी से ये गारंटी ले सकते हैं कि आप आइंदा सड़कों पर नहीं आएंगे? आप ना करें साद रिजवी को रिहा, देखते हैं कब वो कब जाते हैं। साद रिजवी साहब को तो आपने बहरहाल रिहा करना है। आप लाहौर से उनको जो इस्लामाबाद ले जाते हैं, उनको माशाल्लाह VIP ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनको छोड़ देने में भी कोई हर्ज नहीं है। जब आपने 350 लोग भी उनके छोड़ दिए हैं जिनके खिलाफ आपके पंजाब पुलिस ने आपने अगर वीडियोस देखी हो जो पंजाब पुलिस के साथ इन्होंने किया है, जिस तरह से इनको मारा है, जिस तरह से इनको शहीद किया है, मैं कहती हूँ उसके बाद आई डोंट नो व्हाट मॉरल हाई ग्राउंड यू हैव कि आप ये इस तरह के मायदा कर सकें। दूसरी बात और जो बहुत अहम बात है ये कि जो समरी और जो सिफारिशात भेजी गई थी पंजाब काबीना की तरफ से, उसमें जो मतन है उसका वो है कौम के वसी तर मफाद में। ये कौम का वसी तर मफाद कोई डिफाइन कर सकता है क्या है? कौम का वसी तर मफाद क्या है कि कोई डंडा मारे, कोई आपके 18 लोगों को शहीद कर दे, आपके 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान को ज़ख्मी कर दे, उसके साथ आप मुआहदा कीजिए, क्योंकि वो कौम के वसी तर मफाद में है। कौम के वसी तर मफाद में, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि हम कौम के वसी तर मफाद का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, या तो उसका कोई डेफिनेशन हमें पता चल जाए। दूसरा ये कि शीरी मज़ारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब, ये जो इनके खिलाफ ट्वीटें कर रहे थे, शेख रशीद साहब जो कह रहे थे भारत एजेंट हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी ये मौलाना फजल रहमान और PDM पूरी जो है वो बाहर की फंडिंग ले रही है। मतलब आप बाहर की फंडिंग जो लेता है उसी से मुज़ाकरात करते हैं। PTP भी भारतीय फंडिंग लेती है, आप उससे मुज़ाकरात करते हैं। वसीतर मुफाद में कल हमने TLP को बैन किया, आज पाबंदी हटा दी। उम्मीद है कि कौम के वसीतर मुफाद में TLP भी हुकूमत के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद करेगी और पुरतशद्दुद एहतजाज दोबारा नहीं करेगी। आज शुमे ने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।